हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। और इस सेमेस्टर के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, बैरियर्स एंड मीन्स ऑफ डिस्पर्सल, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 रिलीज किया था। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, जंतुओं का वितरण क्या होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक टॉपिक होते हैं जो कि एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, व्हाट इज डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, व्हाट इज मीन्स ऑफ डिस्पर्सल, प्रकीर्णन के साधन क्या क्या है, तो ये सारे टॉपिक्स जो बेसिक हैं वो पार्ट 1 के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको पार्ट 1 चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा या फिर चैनल के अंदर जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो एनिमल हैं उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। ठीक है, एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन में जो अवरोध बनते हैं, जो बैरियर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और इस पर एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन हर साल रिपीट होता रहता है। सेक्शन ए में हर साल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि रिलेटेड करता है बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन में जो बैरियर्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल बैरियर हो या क्लाइमेटिक बैरियर हो या बायोलॉजिकल बैरियर हो। ठीक है, यहाँ पर हम इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा हर साल पूछा जाता है और डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह का है। तो 7.5 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर सर्च करेंगे बायो बुक टैग सर्च करने के बाद आपके पास टेलीग्राम का जो ग्रुप बनाया हुआ है हमने, वहां पर आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद आप जैसे ही उस पर अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहां पर नीचे ज्वाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे प्रॉफिट आपको ये होगा, जो भी मैं नोट्स या पीडीएफ अपलोड करता हूं वो आप इजीली वहां से रिसीव कर सकते हैं। तो नोट्स या पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके या टेलीग्राम चैनल को आपको जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्सल। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एनिमल्स का डिस्पर्सल क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स मोर फूड यानी कि ज़्यादा भोजन के लिए, प्रॉपर शेल्टर यानी कि उचित आश्रय के लिए और गुड इन्वायरमेंटल कंडीशन को पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह की ओर गमन करता है। दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे किसी जंगल में किसी एनिमल का कोई पर्टिकुलर ग्रुप रह रहा है और दोस्तों वहाँ पर ना तो उसे वाटर की फैसिलिटी मिल पा रही है, ना ही उसे प्रॉपर फूड की फैसिलिटी मिल पा रही है। तो इस कंडीशन में अगर वो एनिमल का ग्रुप वहीं पर रुका रहा तो वो या तो प्यासा मर जाएगा या भूखा मर जाएगा। तो उसे एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? ताकि उसे गुड फैसिलिटी, वाटर और फूड की एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाए या फिर उसे एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिल जाए, एक गुड इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट मिल जाए जो उसे जीवित रखने के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर गमन करता है और इसी गमन को हम कहते हैं एनिमल का डिस्पर्सल। और दोस्तों, इस गमन में यानी कि जंतु को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो चीजें हेल्प करती हैं, जो फैक्टर्स हेल्प करते हैं, उसे कहा जाता है मीन्स ऑफ डिस्पर्सल, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रकीर्णन के साधन। यानी कि जो कि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि एक एनिमल दूसरी जगह जाता है तो उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि हेल्प करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो थोड़ा अपोजिट है, वो है बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्सल। यानी कि एक एनिमल दूसरी जगह जाना चाहता है लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बैरियर बन रही हैं, यानी कि उसके रास्ते में रुकावट बन रही हैं। वो बैरियर फिजिकल बैरियर हो सकता है, क्लाइमेटिक या इकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, वो बायोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। तो इसी बैरियर को हमें पढ़ना है। ये 7.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसे हम अच्छे से नोट्स बनाकर स्टडी करेंगे। ये पूरा पॉइंट इंट्रोडक्शन में आ जाएगा और बाकी चीजें हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आप इसको समझ जाएं, दूसरी बात उसके बाद आप इसको नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। पूरी पृथ्वी पर एनिमल जो पाए जाते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो वितरण है वो इक्वल नहीं है। कुछ एनिमल्स हैं जो कि लिमिटेड एरियाज में पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, और किसी का डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे एनिमल जो पूरे वर्ल्ड में, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में, उसे हम बोलते हैं यूरिटॉपिक एनिमल्स। और ऐसे एनिमल जो किसी लिमिटेड एरियाज में पड़े हुए हैं, किसी लिमिटेड एरियाज में बंधे हुए हैं, उसको क्या कहेंगे हम? स्टेनोटॉपिक एनिमल्स। तो प्यारे दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कई सारे ऐसे रोचक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल,
अफ्रीका और ब्राज़ील का जो जंगल है, उनका क्लाइमेट, वहाँ की जो जलवायु है एकदम सेम है, लेकिन फिर भी दोस्तों उनके जो एनिमल्स हैं या प्राणी जात है उसमें बहुत ही कम सिमिलरिटी देखने को मिलती है। अफ्रीका में हाथी, एंटीलोप पाया जा रहा है, चिंपैंजी, गोरिल्ला पाया जा रहे हैं। वहीं पर अगर आप ब्राज़ील के अंदर देखें तो वहाँ पर आपको स्लोथ्स दिखाई देंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको टैपियर्स या स्लोथ्स दिखाई देंगे। तो इस कंडीशन में वहाँ पर हमने देखा क्लाइमेट सेम होते हुए भी वहाँ के प्राणी जात में डिसिमिलरिटी देखने को मिल रही है, यानी कि एनिमल जो है सिमिलरिटी शो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें दोस्तों जापान और ब्रिटेन के जंगल को, तो वहाँ पर जापान और ब्रिटेन के जंगल एक जगह से मतलब कई हजार किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन फिर भी उनके प्राणी जात में कई सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो दोस्तों एनिमल्स के इस डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हमें अच्छे से समझना है कि ये कैसे हुआ है और कौन कौन से ऐसे इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि बैरियर्स का वहाँ पर बन रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं। ये जो मैंने लिखा है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, मैं अपनी गाया जा रहा हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर that limit the dispersal और distribution of organism are called barriers। तो barriers क्या है, बिल्कुल सिंपली आप इसको डिफाइन करेंगे कि एक्सटर्नल या फैक्टर यानी कि जो बाह्य कारक होता है जो कि किसी एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन में या डिस्पर्सल में एक लिमिटेशन क्रिएट करता है कि नहीं मैं इसको आपको इससे आगे जाने नहीं दूंगा, ऐसा उसको कहा जाता है बैरियर्स, यानी कि वो रुकावट बन रहा है। बैरियर्स आर ऑलवेज रिलेटिव। प्यारे दोस्तों बैरियर्स को आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई एक बैरियर है जो कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को रोक पा रहा है तो वो हर ग्रुप को रोक लेगा, कि इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि बैरियर्स रिलेटिव है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी की तरह है। तो बैरियर्स आर ऑलवेज रिलेटिव। क्यों है रिलेटिव, अभी मैं आपको समझाता हूँ। बिकॉज ए बैरियर्स फॉर वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स में वेल बी मीन्स ऑफ डिस्पर्सल। किसी एनिमल्स के लिए तो वो जो है रुकावट का काम कर रहा है, लेकिन किसी के लिए वो जो है मीन्स ऑफ डिस्पर्सल का भी बन सकता है, यानी कि प्रकीर्णन का साधन भी बन सकता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। वाटर में भी बैरियर्स फॉर लैंड एनिमल्स। जो वाटर है वो धरती पर रहने वाले एनिमल्स के लिए एक तरीके से बैरियर या रुकावट का काम बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ समंदर है, ठीक है, एक इधर कोई भूभाग है, इधर कोई भूभाग है और बीच में कोई समंदर है, तो यानी कि इस भूभाग के एनिमल्स उस भूभाग पर नहीं जा सकते। जो लैंड एनिमल्स है जो धरती पर रहने वाले हैं, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में एक बड़ा सा समंदर है, वाटर है। तो इस कंडीशन में यही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वाटर में भी बैरियर्स फॉर लैंड एनिमल्स, धरती पर रहने वाले एनिमल्स के लिए वाटर जो है वो एक तरीके से बैरियर का काम कर रहा है, बट इट इज़ नॉट फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। जो जल में रहने वाले जंतु है उनके लिए ये मीन्स ऑफ डिस्पर्सल का काम कार्य कर रहा है। तो हम ये कह सकते, इसलिए कहा जाता है कि बैरियर्स जो है वो रिलेटिव है, क्योंकि किसी के लिए तो ये मीन्स ऑफ डिस्पर्सल बन रहा है, यानी कि प्रकीर्णन का साधन हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, और किसी के लिए ये जो है एक तरीके से बैरियर का काम कर रहा है। और कुछ ऐसे एनिमल, जैसे यहाँ पर एक बार इसको पूरा करते हैं। वाटर में भी बैरियर टू लैंड एनिमल बट इट इज़ फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। ये जो है वहाँ पर प्रकीर्णन का साधन बन रहा है। और दोज विच पोसेस पावर ऑफ लाइट, और ऐसे एनिमल जिसमें पावर ऑफ फ्लाइट यानी कि जिसमें उड़ने की क्षमता है, उसे तो या किसी भी प्रकार का ना तो वाटर से प्रॉब्लम होगी और ना उसे किसी ऊंचे पर्वत से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके पास दो पंख है जैसे कि चिड़िया, वो किसी भी बैरियर को पार करके पूरा कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकती है। सिमिलरली आगे हम बढ़ते हैं। लैंड एनिमल्स में हैव देयर मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड बाय द हाई माउंटेन, बाय फ्लाइटिंग एनिमल्स कैन ऑल्सो क्रॉस दिस बैरियर्स। एक और सिमिलरली यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जो धरती पर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो बड़े बड़े माउंटेन, जो पर्वत होते हैं, वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड यानी कि बैरियर का काम करते हैं, लेकिन जो फ्लाइंग एनिमल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चिड़िया है, उसके पास पंख है, वो उड़ करके उस बैरियर्स को इजीली क्रॉस कर जाएगी। तो अगेन द बैरियर्स हैव नॉट रिमेन कांस्टेंट। बैरियर जो है वो कांस्टेंट नहीं है इन जियोलॉजिकल पास्ट। लैंड मासेस, सी बाउंड्रीज हैव शिफ्टेड, प्रोवाइडिंग आइदर मीन्स ऑफ डिस्पर्सल और क्रिएटिंग बैरियर्स। ये जो है बैरियर्स भी क्रिएट करती हैं और प्रकीर्णन का साधन भी बनती है, यानी कि डिस्पर्सल का साधन भी बनती है किसी एनिमल्स को। सो दस ग्रुप ऑफ एनिमल बिकम आइसोलेटेड। तो किसी भी एनिमल्स का जो ग्रुप है वो आइसोलेटेड हो सकता है और डाइड आउट और इवॉल्वड इन ए न्यू स्पीसीज, और नई स्पीसीज इवॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर नो कैमल्स इन नॉर्थ अमेरिका। प्यारे दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में जो है आज के समय में कोई भी ऊंट नहीं दिखाई देता, कोई भी कैमल नहीं दिखाई देता टुडे, बट देयर फॉसिल्स, और आज के समय में वहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, देयर आर नो कैमल इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कोई भी कैमल या ऊंट नहीं पाया जाता, बट अगर आप आज के समय में देखें तो वहाँ पर ऊंट के कई सारे फॉसिल्स आपको दिखाई देंगे। देयर फॉसिल्स आर फाउंड दो देयर इन अबंडेंस, जो कि इंडिकेट करता है दैट वंस दीज एनिमल्स वर वाइडली
डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द नॉर्थ अमेरिका के थ्रू ये जो एनिमल है वो पूरी तरीके से वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, ठीक है, पूरे स्थान में चारों तरफ फैल गया था। बैरियर्स में भी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। प्यारे दोस्तों, ये सब तो जो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा, फिर उसके बाद आप वहाँ पर हेडिंग डालेंगे बैरियर्स में भी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। बैरियर जो है वो 3 कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो फिजिकल बैरियर्स, एक होता है क्लाइमेटिक और इकोलॉजिकल बैरियर्स, एक होता है बायोलॉजिकल बैरियर्स। तो दोस्तों फटाफट इसको नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल बैरियर्स के बारे में, जिसमें आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टोपोग्राफिकल बैरियर्स, यानी कि स्थलीकृत अवरोध। यानी जो स्थल पर रहने वाले जो जीव हैं, लैंड या धरती पर रहने वाले जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, उनके लिए बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं, चट्टानें होती हैं, माउंटेन होते हैं, हिमालय है जैसे कि हिमालय, ये सब एक तरीके से पूरा बैरियर बनते हैं। यानी कि मीन डिस्पार्सल में, एनिमल के डिस्पार्सल या डिस्ट्रीब्यूशन में बैरियर का काम करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो नोट करेंगे हाई एंड एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज लिमिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें एग्जाम्पल है कौन कौन से वो अवरोध है जो उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हिमालय माउंटेन रेंज इन द इनेटिव बैरियर्स, यानी जासूसी बैरियर अवरोध किसके बीच, बिटवीन द इंडिया एंड यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरोप का आधा भाग और एशिया का आधा भाग मिलकर के यूरेशिया बनाता है। तो इस तरीके से ये जो यूरेशिया है, कुछ पार्ट यूरोप का मिला हुआ है, कुछ पार्ट यहाँ पर एशिया का मिला हुआ है, तो ये यूरेशिया बना हुआ है। सो ऑन द सदर्न साइड, अगर आप इसके दक्षिणी छोर की तरफ देखें तो वी हैव मोस्ट हॉट प्लेन्स ऑफ इंडिया हैविंग, जिसमें प्रेजेंट होंगे एलिफेंट्स, राइनोसिरोस एंड टाइगर्स, डियर्स एंड पीकॉक्स एट्सेट्रा। अगर आप इसके नॉर्दर्न साइड में देखें तो वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो टेम्परेट होती है, और इसमें फ्यूना किस तरह के पाए जाएंगे, जैसे कि ऑक्शन, सिप्स, पिग्स एट्सेट्रा। तो हमने क्या देखा, टोपोग्राफिकल बैरियर्स के अंदर जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, पर्वत होते हैं या माउंटेन, ये सब जो है यहाँ पर बैरियर्स का काम करते हैं। नंबर सेकंड आता है दोस्तों वाटर बॉडीज। फिजिकल बैरियर के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया टोपोग्राफिकल बैरियर्स के बारे में, और नंबर सेकंड जो बैरियर्स बनता है वो है वाटर बॉडीज। दोस्तों वाटर बॉडीज़ के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक्वाटिक हैं, यानी कि जल में रहने वाले, जैसे फिशेस होती हैं, ये जल में रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वाटर के अंदर भी बैरियर बन सकता है। कैसे? अब कहीं कहीं पर वाटर जो है फ्रेश वाटर होता है, कहीं कहीं पर मैराइन वाटर होता है। तो ऐसे एनिमल जो मैराइन वाटर में रहते हैं वो फ्रेश वाटर में रहना नहीं पसंद करेंगे, और ऐसे एनिमल जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो मैराइन वाटर में रहना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वाटर की जो डिफरेंट कंसंट्रेशन है वो भी प्रभावित करती है, वो भी एक तरीके से बैरियर का काम करती है। तो यहाँ पर नोट करेंगे जेंट रिवर सिस्टम एंड ओशियंस एक्ट एज ए इफेक्टिव बैरियर्स फॉर टेंड एनिमल्स, स्पेशली फ्लाइटलेस एनिमल्स, जैसे कि जो फ्लाइटलेस जिनमें पंख नहीं पाए जाते, ऐसे एनिमल्स जो कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एट्सेट्रा, इनके लिए। अगर आप फ्रेश वाटर जो फिशेज होती हैं कैन नॉट सर्वाइव इन मैराइन वाटर, एंड सिमिलरली जो मैराइन एनिमल्स होते हैं कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर। और हाउ एवर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द ब्रीडिंग पीरियड के समय कुछ फिशेज जो है वो माइग्रेट करती हैं फ्रॉम द नॉर्मल हैबिटेट टू अदर प्लेस के लिए। व्हेन फ्रेश वाटर फिशेज माइग्रेट इनटू द स्लाइन वाटर, जब फ्रेश वाटर जो है फिशेज होती हैं वो माइग्रेट करती हैं स्लाइन वाटर के लिए, तो इसको कहा जाता है इट इज़ कॉल्ड कैटाड्रोमस माइग्रेशन। और इस तरह का माइग्रेशन शो करने वाली कुछ फिशेज हैं जैसे कि बाइन एंड ईल, आपने नाम सुना होगा। सो व्हेन मैराइन फिशेज, जब मैराइन फिशेज माइग्रेट करती हैं फ्रेश वाटर की तरफ, तो इसे कहा जाता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। और इस तरह का माइग्रेशन शो करने वाली जो फिशेज हैं जैसे कि हिल्सा, सेड एंड साल्मोन। तो दोस्तों वाटर की जो डिफरेंट कंसंट्रेशन है, सलाइनिटी है, ये क्या क्रिएट करती हैं? बैरियर क्रिएट करती हैं। उसके बाद नंबर थर्ड है इम्प्योरिटी एंड लैक of salinity in sea water. Most of the coral reef are found in the clear sea basins, यानी कि घाटियाँ, समुद्र की जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पर पाई जाती हैं कोरल रीफ्स, बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव इन डर्टी और इम्प्योर वाटर, क्योंकि ये गंदे पानी में सर्वाइव नहीं कर सकती। तो एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ, ज़्यादातर जो कोरल रीफ होती हैं, आर फाउंड इन क्लियर सी बेसिन्स, यानी कि एकदम क्लियर समुद्र की घाटियों के किनारे पर जो है वो रहती हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव इन डर्टी इम्प्योर वाटर, गंदे पानी में ये जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। फॉर दैट रीज़न, इसी रीज़न के कारण एक्सटेंसिव कोरल रीफ और स्पंज ग्रोविंग इन एरियाज आर नेवर फाउंड नियर द माउथ ऑफ लार्ज रिवर्स सच एज अमेजन, ओरियनको एंड ईच ऑफ विच बियर्स ए ग्रेट लोड ऑफ द सीवॉर्ड फ्लोइंग द सेडिमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमने 3 रीज़न देखे। अभी हम वेजिटेटिव बैरियर्स भी देखने वाले हैं जो कि इसी फिजिकल बैरियर्स के अंदर आएगा। तो सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए।
तो चलिए फ्रेंड्स नोट करेंगे फिजिकल बैरियर्स के अंदर नंबर 4th पॉइंट या नंबर 4 फैक्टर या बैरियर वेजिटेटिव बैरियर्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है वनस्पति अवरोध। यानी कि दोस्तों वनस्पतियां भी एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पार्सल में अवरोध उत्पन्न करता है, बैरियर बनता है। कैसे नोट करेंगे? लार्ज डेंस फॉरेस्ट, ये जो बड़े से घने वन होते हैं, जंगल होते हैं, लार्ज डेंस फॉरेस्ट रेंज एक्ट एज ए बैरियर्स, ये भी जो है बैरियर्स की तरह वर्क करते हैं, बोथ फॉर फॉरेस्ट लिविंग एनिमल्स, दोनों के लिए, एक तो जो फॉरेस्ट में रहते हैं ऐसे एनिमल्स और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, दोनों के लिए जो है ये है बैरियर की तरह वर्क करते हैं। द ट्री लिविंग आर्बोरियल रिक्वायर फॉरेस्ट फॉर देयर हैबिटेट एंड फूड। दोस्तों जो ट्री लिविंग होते हैं उन्हें हम आर्बोरियल बोलते हैं, ठीक है। आर्बोरियल क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जो कि ट्री यानी कि पेड़ों पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे कि मंकी या फिर अदर प्राइमेट्स से होते हैं, वो जो है उनको कहा जाता है आर्बोरियल एनिमल्स। तो उनके लिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर नोट करेंगे, द ट्री लिविंग आर्बोरियल रिक्वायर फॉरेस्ट फॉर देयर हैबिट, उन्हें जो है फॉरेस्ट की ज़रूरत पड़ती है उनके हैबिट, और हैबिट यानी कि रहने के लिए और फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल monkey and other primates. For them plain land mass will act as a barrier. तो उनके लिए जो है जो प्लेन और जो लैंड मास रहेगा, यानी कि जो एकदम ऐसी धरती जहाँ पर कोई पेड़ नहीं होता, एकदम प्लेन रहता है, मैदानी इलाके जो होते हैं, वो उनके लिए बैरियर बन जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखें तो लार्ज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर इनकेपेबल ऑफ पेनेट्रेटिंग द डेंस फॉरेस्ट। जिसके अंदर मंकी या अदर प्राइमेट्स रहते हैं, वो डेंस फॉरेस्ट के अंदर जिसके अंदर रहते हैं, तो वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को के लिए उन्हें पेनेट्रेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, वो उससे जो है पार नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों एनिमल्स के लिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि वनस्पति एक तरीके से बैरियर की तरह वर्क कर रही है। ना तो यहाँ पर जो जंगल में रहने वाले एनिमल टेरेस्ट्रियल भी आ सकते हैं, यानी कि मैदानी जो प्लेन भाग है उन पर आ सकते हैं, और ना ही जो प्लेन भाग पर रहने वाले एनिमल डेंस फॉरेस्ट को पार कर सकते हैं। उसके बाद और भी कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे बैरियर्स हैं, जैसे कि नंबर 5th फिजिकल बैरियर है वो है डेजर्ट। दोस्तों डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं, द एनिमल विच रिक्वायर वाटर टू इन कंप्लीट इट्स लाइफ, ऐसे एनिमल्स जिन्हें अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो है डेजर्ट से पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेजर्ट पर पानी बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ही नहीं बल्कि, तो इस ऐसी जगह पर वो जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे, तो वो भी एक तरीके से बैरियर बन जाता है। तो नोट करेंगे, द एनिमल विच रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल कैन नॉट मूव थ्रू आउट द ड्राई और हॉट डेजर्ट। करेक्ट। तो ये है दोस्तों फिजिकल बैरियर्स, जिसके अंदर आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 जो बैरियर आता है वो है क्लाइमेटिक और इकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें आप नोट करेंगे जैसे कि नंबर 1 टेम्परेचर। दोस्तों पृथ्वी पर टेम्परेचर जो होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, यानी कि टेम्परेचर में भी वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नोट करना है, ईच स्पीसीज हैज़ ए लिमिटेड रेंज टू टॉलरेट टेम्परेचर टॉलरेंस, यानी कि हर स्पीसीज में टेम्परेचर को सहन करने की जो क्षमता होती है वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। तो ईच स्पीसीज हैज़ ए लिमिटेड, यानी कि लिमिटेड सीमित होती है रेंज टू टेम्परेचर टॉलरेंस। फॉर एग्जांपल रोटीफॉर्म्स अपीयर्स इन ए पॉन्ड्स, जो रोटीफॉर्म्स होते हैं वो पॉन्ड्स या तालाब में अपीयर कब होते हैं? व्हेन टेम्परेचर इज बिलो 24 डिग्री सेल्सियस, जब तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। और डिसअपीयर कब होते हैं? जब इससे तापमान अगर 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया तो ये सभी के सभी मर जाएंगे, तो डिसअपीयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर उनके अंदर जो है 24 डिग्री सेल्सियस तक ही सहन करने की क्षमता है, उतना ही टेम्परेचर वो सहन कर सकते हैं, टॉलरेंस कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो कोरल रीफ है, रिक्वायर्ड मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर देयर एग्जिस्टेंस, कम से कम जो है उसे 21 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट चाहिए। सो दे आर कंप्लीटली एब्सेंट फॉर कोल्ड वाटर, ये जो है ठंडे पानी में एब्सेंट होते हैं, ठंडे रीजन्स में जो है वर्ल्ड के जो ठंडे पानी वाले जो रीजन हैं वहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं। सो ऑन द अर्थ पर जो है पृथ्वी पर टेम्परेचर वेरियस ग्रेटली फ्रॉम टू रीजन, टेम्परेचर जो होता है वो पृथ्वी पर काफ़ी सारा वेरिएशन शो करता है अलग अलग रीजन में, रीजन टू रीजन। सो देयरफॉर एन एनिमल ऑफ ए स्पेसिफिक, और इसलिए हर एनिमल जो है वो स्पेसिफिक होता है, अलग अलग उसमें जो है पावर होती है, टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, सहन करने की क्षमता, वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी एक तरीके से बैरियर होता है, करेक्ट।
उसके बाद नोट करेंगे रेनफॉल, नंबर सेकंड रेनफॉल मॉइस्चर, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि एक्सेसिव रेनफॉल, अगर ज़्यादा रेनफॉल होगा तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर बॉडीज़ बन जाएंगी, एंड मॉइस्चर हो जाएगा। विच प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एनिमल्स, जो कि प्रिवेंट करेगा, जो लैंड एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्सल को ये प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। सो अगेन इन लो रेनफॉल, अगर लो रेनफॉल होता है तो जो ट्रीज होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, विल नॉट ग्रो। सो ट्री लिविंग जो आर्बोरियल होते हैं एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सब जो है क्लाइमेटिक बैरियर्स है, और ये भी जो है एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उनके डिस्पर्सल में अवरोधक बनता है, बैरियर का काम करता है। दोस्तों इसको फटाफट नोट कीजिए। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रुक जाऊं मैं, खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जा। इट्स क्रिएट बायोलॉजिकल बैरियर्स। तो चलिए फ्रेंड्स फाइनली नोट करेंगे क्लाइमेटिक बैरियर्स के अंदर नंबर थर्ड सोलर रेडिएशन, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो भी बैरियर बनता है। कैसे बनता है बैरियर? क्योंकि कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि रात्रिचर होते हैं, कई सारे एनिमल्स होते हैं जो कि दिन में रहना पसंद करते हैं, डे में बाहर निकलना पसंद करते हैं, दिन में अपने भोजन को तलाशते हैं। तो नोट करेंगे सोलर रेडिएशन के बारे में, एक्सेसिव सोलर रेडिएशन, यानी कि अगर ज़्यादा सोलर रेडिएशन होगा तो इवेपोरेशन होगा, अगर ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हाई इवेपोरेटिंग एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए अगर वो हाई इवेपोरेटिंग एरिया हो गया तो वो मर जाएंगे। तो ये जो सोलर रेडिएशन है ये भी बैरियर बन जाता है। तो नोट करेंगे सनलाइट एक्ट एज ए बैरियर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेक्टर्नल एनिमल्स, यानी कि ये जो सनलाइट है ये नेक्टर्नल यानी कि रात्रिचर जो जंतु होते हैं उनके लिए बैरियर बन जाता है। बिकॉज क्यों? नेक्टर्नल एनिमल्स कैन नॉट टॉलरेट द लाइट ऑफ डे लाइट, यानी कि जो नेक्टर्नल यानी कि रात्रिचर जंतु जैसे कि चूहा या कई सारे रेप्टाइल्स होते हैं, सांप, ये सब रात्रिचर जंतु हैं, रात में निकलते हैं और भोजन को तलाशने के लिए। तो इस तरह से इन एनिमल्स को जो है दिन का जो प्रकाश होता है उनमें ये ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते, वो जो है डायरेक्टली बिल में घुस जाए, यानी कि डार्कनेस में रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह से कई सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि लाइट में रहना पसंद करेंगे, तो वो डार्कनेस में रहना नहीं पसंद करेंगे। तो एक तरीके से ये भी एक बैरियर बन जाता है सोलर रेडिएशन। फाइनली टॉपिक नोट करेंगे बायोलॉजिकल बैरियर्स। हमने अभी तक डिस्कस किया फिजिकल बैरियर्स, क्लाइमेटिक बैरियर्स, नंबर थर्ड डिस्कस कर रहे हैं हम बायोलॉजिकल बैरियर्स। दोस्तों कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइप के फूड पर ही डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स अपने फूड को छोड़कर क्यों जाएंगे? कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ एक ही तरह के पेड़ पर रहना पसंद करेंगे, उसी पेड़ का फूड खाना पसंद करेंगे, तो वो कैसे छोड़कर जा सकते हैं उसको? तो वो भी एक तरीके से बैरियर में ही आ जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो नोट करेंगे सम एनिमल्स डिपेंड ऑन द particular type of food and if they do not get food there after some time, अगर उन्हें फूड ना मिला तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एनिमल ऑफ दैट प्लेस विल डाई, वो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, और उनकी जो स्पीसीज है विच विल एंड ऑफ द स्पीसीज, उनकी जो जाति है वो ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों नोट करेंगे सम टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं गेट फूड ओनली फ्रॉम पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट, जो कि अपने फूड को एक पर्टिकुलर टाइप के, स्पेशल टाइप के प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। और सिमिलरली दे रीच ओनली ऑन स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट फॉर ऑब्टेनिंग रिप्रोडक्शन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। सो कैन नॉट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लांट हेंस। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं बायोलॉजिकल बैरियर्स। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, और आई होप आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आप इसको नोट करेंगे, और एग्जाम पेपर के लिए ये 7.5 नंबर में पूछा जाता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।